आज की हमारी पड़ताल विज्ञान की दुनिया के बारे में है, पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो कोई बहुत जटिल रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि कक्षा 6 की विज्ञान की किताब का वो भी पहला चैप्टर। और सवाल ये है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमारा मकसद ये देखना है कि जब हम विज्ञान की बिल्कुल एकदम बुनियादी बातों पर लौटते हैं, तो क्या हमें आज की इस जटिल दुनिया को समझने के लिए कोई नई दृष्टि मिलती है। सही बात है। क्या हम बड़े लोग कुछ ऐसा भूल गए हैं जो एक छठी क्लास का बच्चा सीख रहा है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये साधारण सा चैप्टर हमें क्या सिखा सकता है। बिल्कुल। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और मैं कहूंगी खूबसूरत विचार से होती है कि हम इंसान पैदाइशी तौर पर जिज्ञासु होते हैं। हाँ। बचपन से ही हम सवाल पूछते हैं। स्रोत में कुछ बहुत प्यारे से उदाहरण भी हैं, जैसे रात में तारे क्यों चमकते हैं। हाँ। या किसी फूल को ठीक ठीक कैसे पता चलता है कि उसे कब खिलना है। ये जिज्ञासा ही शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं पर ये किताब विज्ञान की एक बहुत शक्तिशाली परिभाषा देती है। अच्छा। वो कहती है विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो माध्यम या टूल शब्द पर है। यह विज्ञान को सिर्फ तथ्यों के ढेर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सक्रिय क्रिया, एक वर्ब के तौर पर देखती है। मतलब विज्ञान वो नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि वो है जो हम करते हैं। और ये भी कि हम ये हर जगह करते हैं। किताब में लिखा है कि विज्ञान महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक, रसोई से लेकर खेल के मैदान तक फैला हुआ है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई व्यवहारिक मतलब भी है? इसका मतलब बहुत गहरा है, और आज की दुनिया में तो पहले से कहीं ज्यादा। ये जो विचार है ना कि विज्ञान हर जगह है, यह हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक सोच सिर्फ लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। अच्छा। आप सोचिए, आज के इस डेटा ड्रिवन युग में यही सोच तो सबसे जरूरी है। जब कोई कंपनी अपनी वेबसाइट पर A/B टेस्टिंग करती है, तो वो मूल रूप से एक वैज्ञानिक प्रयोग ही तो कर रही होती है। सही बात है। वे एक परिकल्पना बनाते हैं, अगर हम इस बटन का रंग हरे से नीला कर दें तो शायद ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, और फिर वे उसे डेटा के साथ परखते हैं। ये छठी कक्षा का सिद्धांत ही है जो आज पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली चला रहा है। वाह। ये दाल पकाने या टायर ठीक करने से कहीं आगे की बात है। तो ठीक है, विज्ञान हर जगह है और जिज्ञासा उसकी चाबी है, लेकिन ये जिज्ञासा हमें ले कहाँ जाती है? इस चैप्टर में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है। वो पहेली वाला। हाँ, वो कहता है कि विज्ञान एक कभी ना खत्म होने वाली पहेली, एक जिक्सॉ पजल की तरह है। हर नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है। मुझे ये विचार बहुत पसंद आया। हाँ, और इस पहेली वाले रूपक में एक और गहरी परत छिपी है। किताब कहती है हम कभी-कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है, और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण गुण की ओर इशारा करता है, इसका खुद को सही करने का गुण। सेल्फ करेक्शन। एग्जैक्टली। ये सिर्फ नए टुकड़े जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करने के बारे में भी है कि शायद हमने कुछ टुकड़े गलत जगह लगा दिए थे। लेकिन क्या यह विज्ञान की एक कमजोरी नहीं है? मतलब अगर वैज्ञानिक आज एक बात कहते हैं और कल उसे बदल देते हैं, तो हम उन पर भरोसा कैसे करें? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में यह विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत कैसे? ये दिखाता है कि विज्ञान कोई हठधर्मी विश्वास प्रणाली नहीं है। ये हमेशा सच के और करीब जाने की कोशिश करता है, भले ही इसके लिए पुरानी और स्थापित धारणाओं को छोड़ना पड़े। और ये सिर्फ छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं है, कभी कभी तो पूरी की पूरी वैज्ञानिक इमारत ही बदल जाती है। जैसे कि कोई उदाहरण? सोचिए, सदियों तक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पत्थर की लकीर माना जाता था। हाँ बिल्कुल। उसने ग्रहों की चाल से लेकर गिरते हुए सेब तक सब कुछ समझा दिया। वो पहेली का एक बड़ा टुकड़ा था जो बिल्कुल सही जगह पर फिट बैठता था। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम का घुमाव है। उन्होंने न्यूटन के टुकड़े को फेंका नहीं, बल्कि दिखाया कि वो एक बहुत बड़ी और ज्यादा कह सकते हैं अजीब तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा था। तो न्यूटन गलत नहीं थे? नहीं, गलत नहीं थे, बस उनकी समझ अधूरी थी। विज्ञान की यही खूबसूरती है, ये हमेशा एक बेहतर, ज्यादा मुकम्मल तस्वीर की तलाश में रहता है। तो मतलब ये हुआ कि विज्ञान का लक्ष्य हमेशा सही होना नहीं, बल्कि समय के साथ कम गलत होते जाना है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल, और यही मानसिकता हमें आगे ले जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत कहता है कि हम सब जाने अनजाने में अपने रोजमर्रा के जीवन में
वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। और इसका उदाहरण दिया गया है एक कलम का जो चलना बंद हो गई है। हम अवलोकन करते हैं, सवाल पूछते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि स्याही खत्म हो गई है, फिर उसे जांचते हैं। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या एक कलम ठीक करना और एक प्रयोगशाला में क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च करना वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मुझे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। जाहिर है दोनों के पैमाने, उनकी जटिलता और उनके लिए जरूरी ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि कलम ठीक करने वाला व्यक्ति अगला नोबेल पुरस्कार विजेता है। हाँ, लेकिन उनकी बुनियाद में जो सोच काम कर रही है वो एक ही है, एक व्यवस्थित सोच। अच्छा। चाहे आप कलम ठीक कर रहे हो या ब्रह्मांड के रहस्य, आप एक पैटर्न का पालन कर रहे हैं। समस्या को देखो, कारण का अंदाजा लगाओ और उसे परखो। कक्षा 6 की ये किताब हमें यही बुनियादी ढांचा सिखा रही है। ठीक है, बुनियादी ढांचा एक ही है, ये मैं मान लेती हूँ। लेकिन फिर भी क्या इस कलम वाले उदाहरण में कोई और गहरा सबक छिपा है? हाँ, और वो सबक बहुत गहरा है। ये कलम वाला उदाहरण बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी विचार छिपा है। वो क्या है? वो ये कि विज्ञान सिर्फ सही जवाब खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि ये गलत अनुमानों को व्यवस्थित रूप से खारिज करने के बारे में है। 20वीं सदी के महान दार्शनिक हुए कार्ल पॉपर। उन्होंने इसी को असत्यता का सिद्धांत या फॉल्सिफिकेबिलिटी कहा था। फॉल्सिफिकेबिलिटी। हाँ, उनका मानना था कि कोई भी सिद्धांत तभी वैज्ञानिक कहला सकता है जब उसे गलत साबित करने का कोई तरीका मौजूद हो। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। हम तो सोचते हैं कि विज्ञान चीजों को सही साबित करता है। पॉपर के नजरिए से देखें तो असली वैज्ञानिक प्रगति तब होती है जब हम अपनी किसी परिकल्पना को गलत साबित कर देते हैं। अच्छा? कलम वाले उदाहरण पर लौटते हैं। जब आप कलम खोलकर देखते हैं और पाते हैं कि उसमें स्याही तो है, तो आपका पहला अनुमान स्याही खत्म हो गई है गलत साबित हो जाता है। यही असली खोज है। आपने एक संभावना को खत्म कर दिया है और अब आप सच के एक कदम और करीब हैं। वाह! ये अंदाजे लगाने और उन्हें तोड़ने का एक अनुशासित खेल है। वाह! इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो एक रसोइया जो ये सोच रहा है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकली, या एक मैकेनिक जो पंचर ढूंढ रहा है, वे सब असल में अपनी छोटी-छोटी परिकल्पनाओं को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे असली वजह तक पहुंच सकें। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती। मुझे याद है एक बार मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने 1 घंटा बैटरी के तार, इंजन का तेल, सब कुछ देख लिया। मेरी परिकल्पनाएं थी बैटरी डाउन है, इंजन में तेल कम है, स्पार्क प्लग में दिक्कत है। सब गलत निकली। तो फिर क्या हुआ? अंत में पता चला कि गियर पार्क में नहीं, न्यूट्रल में था। अरे! मेरा अवलोकन ही अधूरा था। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी सरल और साथ ही कितनी मुश्किल हो सकती है, और कैसे हमारे अपने पूर्वाग्रह हमें सही दिशा में देखने से रोकते हैं। एक अच्छे वैज्ञानिक को सिर्फ प्रयोग करना ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों से लड़ना भी सीखना होता है। ये किताब इस खोज की यात्रा को हमारी अपनी पृथ्वी से शुरू करती है, और फिर ये कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो आगे के चैप्टर्स में खोजे जाएंगे। जब मैं इन सवालों को पढ़ रही थी तो एक सवाल पर मैं सच में अटक गई। कौन सा? एक छोटी सी इल्ली एक खूबसूरत तितली में कैसे बदल जाती है? हम इसे बचपन से देखते आ रहे हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन अगर आप सच में एक पल रुक कर सोचें तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ज्ञान के किस पहलू के बारे में बताता है? ये सवाल विज्ञान की सबसे खूबसूरत चीज की ओर इशारा करता है, उसकी इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब हर चीज का एक दूसरे से जुड़ा होना। हाँ, इल्ली का तितली बनना सिर्फ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चमत्कार नहीं है। इसे समझने के लिए आपको रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। यह जानने के लिए कि वे कौन से रसायन हैं जो इस बदलाव को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, आपको जेनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये समझने के लिए कि उस इल्ली के डीएनए में तितली बनने का पूरा खाका कैसे लिखा हुआ है। आपको शायद भौतिकी यानी फिजिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, ये समझने के लिए कि तितली के पंखों की संरचना उसे उड़ने में कैसे मदद करती है। तो एक सवाल हजारों नए सवालों और विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के दरवाजे खोल देता है। विज्ञान हमें यही सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये हमें सिर्फ क्या नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। हाँ, ये हमें एक एकीकृत दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक व्यू देता है। अब आगे के रास्ते पर बात करते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किया गया है
कि विज्ञान कोई अकेले में की जाने वाली खोज नहीं है। हमारी फिल्मों में तो अक्सर एक अकेला सनकी वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो एक कमरे में बंद होकर दुनिया बदल देता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये किताब कहती है कि असलियत इससे बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। और आज का विज्ञान तो और भी ज्यादा सहयोगी, मतलब कोलैबोरेटिव है। सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, उस लाइगो प्रोजेक्ट में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे। या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें पूरे इंसानी डीएनए को मैप किया, वो भी एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। तो विज्ञान एक टीम स्पोर्ट है। बिल्कुल, एक टीम स्पोर्ट। विचार टकराते हैं, एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, और तभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये सीख सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। किताब में बच्चों को सलाह दी गई है कि अगर आप खुद किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने दोस्तों से मदद मांगने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। साथ मिलकर खोजना हमेशा अकेले खोजने से ज्यादा मजेदार और असरदार होता है। ये एक बहुत जरूरी संदेश है, खासकर आज के दौर में जहां हर कोई विशेषज्ञ बनना चाहता है। ये किताब हमें विशेषज्ञ बनने से पहले एक अच्छा सीखने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और ये भी स्वीकार करती है कि ये एक लंबी यात्रा है। आपको अपने सभी सवालों के जवाब तुरंत या शायद कक्षा 6 में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। और इस यात्रा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी बात है जिज्ञासु बने रहना और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते रहना। जैसा कि स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। वाह! ये बुद्धिमानी को ज्ञान के संग्रह से नहीं, बल्कि सवाल पूछने की क्षमता से जोड़ता है। सही बात है। आज के गूगल के जमाने में, जब हर तथ्य हमारी उंगलियों पर है, जवाब जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना सही सवाल पूछना हो गया है। ज्ञान का दरवाजा सवाल पूछने से ही खुलता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक 6ठी कक्षा की किताब से हम बड़ों के लिए कुछ बहुत गहरे सबक निकलते हैं। पहला, विज्ञान तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो सवाल पूछने और अपने ही अनुमानों को गलत साबित करने की हिम्मत रखने पर आधारित है। बिल्कुल। दूसरा, हम सभी अपने दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करते समय एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करते हैं और इस सोच को हम और बेहतर बना सकते हैं। और तीसरा, ज्ञान की यात्रा अकेले की नहीं, बल्कि मिलकर सवाल पूछने और जवाब खोजने की है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, स्रोत में विज्ञान की तुलना उन बच्चों से की गई है जो बारिश का आनंद ले रहे हैं। हाँ। ये कहता है, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमयी खोज जैसा होता है। अगर विज्ञान वाकई में एक आनंदमयी खोज है, एक खेल है, तो दुनिया के बारे में वो कौन सा एक सवाल है, सुनने वाले का अपना निजी इल्ली से तितली बनने वाला सवाल, जिसने उनके मन में हमेशा आश्चर्य और खुशी जगाई है। और उस सवाल का जवाब खोजने की दिशा में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पहला कदम क्या हो सकता है?